चलो, next is our magnetic properties. So we have studied earlier there are main two types of magnetic properties. Okay, number one is paramagnetic, and second is diamagnetic. Okay, extreme level of paramagnetic is a ferromagnetic. एक्सट्रीम लेवल का मतलब पता है कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक हम डिसाइड कैसे करेंगे? तो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज हमने यहाँ पे हेट्रोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, यहाँ पे एन, यहाँ पे एस, तो ऑलवेज मैग्नेटिक मोमेंट होगा फ्रॉम एन टू एस, एंड वन सब्सटेंस इज केप्ट अंडर दिस कंडीशन। ओके, अगर ये सब्सटेंस एन टुवर्ड्स एस साउथ पोल शिफ्ट हो रहा है तो ये होगा डायमैग्नेटिक, और अगर एन साइड हो रहा है तो ये होगा पैरामैग्नेटिक। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डायमैग्नेटिक में वो डोमेन्स रिवर्स सेट होंगे, जिससे एक अपना एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा दैट विल वर्क टुवर्ड्स द एन, जिससे वो एस की साइड शिफ्ट होगा। सिमिलरली जो पैरामैग्नेटिक होता है उसमें क्या होगा कि जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको पता तो होगा, तो अगर जिसके उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा? सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स any substance will behave like a paramagnetic substance. Okay, तो उनके डोमेन एक्चुअली कैसे होते हैं पता है? उनके डोमेन रैंडम होंगे। ओके, और उसमें डोमेन कैसे सेट होंगे? रैंडमली। और जब भी उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा ना तभी ऐसा होगा। ओवरऑल मैग्नेटिज्म यहाँ पे जीरो हो जाएगा इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जैसे मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे तो वो सब डोमेन पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाएंगे। अब जितने भी डोमेन्स होंगे ना यहाँ पे, जिससे वो एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा, दैट्स व्हाई इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एन। ओके, चलो ये तो पता चले गया होगा। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में बेसिक ये है कि अगर कोई सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो वो पैरामैग्नेटिक, और उसमें भी एक्सट्रीम लेवल मतलब क्या पता है कि अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो वो मैग्नेट बन गया, डोमेन्स ऐसे सेट हो गए। मैग्नेटिक फील्ड अगर हमने बंद कर दिया तो फिर वो डोमेन्स एज इट इज रैंडम हो जाएंगे। अगेन इफ वी अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड देन अगेन वी आर गेटिंग द मैग्नेट। लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब आपने डोमेन उस हिसाब से सेट कर दिया कि अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड बंद कर दिया फिर भी वो एज अ मैग्नेट एक्ट करेगा, दैट इज द फेरोमैग्नेटिक। ओके, चलो आप टेक्स्ट बुक की थियरी देख लेते हैं। अब ये तो आपको पता चल गया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो जो डायमैग्नेटिक होता है ना उनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है, और इसका जीरो नहीं होता है, पॉजिटिव होता है। तो उसका एक फॉर्मूला है म्यू इक्वल्स अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, शायद आगे हो चुका है ये, where n is number of unpaired electrons. ओके, चलो, और तो n और उसे उसके हिसाब से म्यू जिसका यूनिट है बोर मैग्नेटॉन। ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3, तो
अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, तो इनिशियल नंबर एस, तो डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे आएगा 73, 83, 87, 90 एंड 92। चलो एग्जांपल लेते हैं। Cr2+ का उसकी म्यू वैल्यू क्या है? तो Cr क्रोमियम, उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 24। ओके, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर्गन 18, 4s1 3d5। 2+ मतलब तो अभी मैंने समझाया था कि पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s देन आफ्टर फ्रॉम 3d। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी आर्गन 18, 4s का एक गया और 3d का 4, and that's why we are getting argon 18 3d4, argon 18 3d4। तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हुए। 4 को अगर हमने 5 बॉक्सेस में सेट किया तो 4 इलेक्ट्रॉन सिंगल होंगे, जिससे क्या हुआ? 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, तो 4.90 bm होगा बोर मैग्नेटॉन। ओके, चलो ओवर। नेक्स्ट, सिमिलरली दूसरा इक्वेशन लेते हैं। चलो, कोबाल्ट 27 इलेक्ट्रॉनिक 3+, तो पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन 18, 4s2 3d7, तो मतलब इसके 2 गए और इसका 1, तो कितना बचा? 3d6, और 3d6 बचा तो इलेक्ट्रॉन्स अगेन यहाँ पे भी क्या होगा? 4 अनपेड्स, तो म्यू वैल्यू क्या होगी? 4.90 bm। एक रिवर्स न्यूमेरिकल देखते हैं। An unknown element, unknown ion of vanadium has mu equals 2.83 bm. Then charge of that ion equals dash। चलो सोचो तो क्या होगा? चलो अब इस क्वेश्चन में ऐसे होगा कि इस क्वेश्चन में ऐसे होगा कि वेनेडियम की म्यू वैल्यू दे दी है 2.83, मतलब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2, तभी 2.83 bm होगी। अब वेनेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18, पहले 4s, उसके बाद 3d। So in transition elements, first electron will be released from which one? So 4s to 3d3 is the electronic configuration। पहले इलेक्ट्रॉन किस में से जाएगा? 4s या 3d? 4s। तो इसके तो 2 जाने चाहिए और इसका ये भी जाना चाहिए, तब जाके we are getting 2 unpaired electrons। तो दोनों कितने जाने चाहिए? 2 and this one 3+, not a 2+। समझ आया होगा कि नहीं? यस सर। ओके, चलो टेक्स्ट बुक देख लेते हैं अब। यस कृतांश, रीड करो चलो। When a magnetic field is applied to substances, mainly 2 types of magnetic behavior are observed: diamagnetism and paramagnetism. Diamagnetic substances are repelled by the applied field, while the paramagnetic
substances are attracted. Substances which are attracted very strongly are said to be ferromagnetic. In fact, ferromagnetism is an extreme form of paramagnetism. Many of the transition metal ions are paramagnetic. Paramagnetism arises from the presence of unpaired electrons, each such electron having a magnetic moment associated with its spin angular momentum and orbital angular momentum for the compounds of the first series of the transition metals. The contribution of the orbital angular momentum is effectively quenched and hence is of no significance. For this, the magnetic moment is determined by the number of unpaired electrons and is calculated by using spin only. Formula mu is equals to under root n into n plus 2, where n is the number of unpaired electrons and mu is the magnetic moment in the unit of Bohr magneton Bn. A single unpaired electron has a magnetic moment of 1.73 Bohr magnetons Bn. The magnetic moment increases with the increasing number of unpaired electrons. Thus, the observed magnetic moment gives a useful indication about the number of unpaired electrons present in the atom, molecule, or ion. The magnetic moments calculated from the spin-only formula and those derived experimentally for some ions of the first order transition atom. चलेगा चलो ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपको लर्न नहीं करनी है, सिर्फ कैलकुलेटेड. चलो D0 मतलब सिंगल नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, D1 मतलब 1, D2 then 2, D3 D4 D5 तब तक तो वही नंबर. लेकिन अगर D6 आया तो 4 अनपेयर, D7 आया तो 3 अनपेयर, D8 आया तो 2 अनपेयर एंड D9 आया तो 1 एंड D10 then 0. ओके चलो अब इसके बाद आए हम फॉर्मेशन ऑफ द कलर्ड आयंस. चलो 9 चैप्टर में वैसे क्रिस्टल फील्ड थियरी में हो ही चुका है, डायरेक्ट मैं रीड करवा देता हूं. ऐसे कहेंगे अब. यस रुशिन, स्टार्ट रीडिंग. When an electron from a lower energy d orbital is excited to a higher energy d orbital, the energy of excitation corresponds to the frequency of the light absorbed. The frequency generally lies in the visible region. The color observed corresponds to the complementary color of light absorbed. The frequency of the light absorbed is determined by the nature of the ligand. In aqueous solution where water molecules are the ligands, the color of the ions observed are listed in the table. A few colored solution of D block elements are illustrated in this figure. ओके चलो भाई टेबल लर्न करना पड़ेगा सबको. ओके कौन किसका क्या कलर है. देखो कलरलेस का फंडामेंटल क्या है कि D0 आया सो देयर इज नो डी ट्रांजिशन. देखो यहाँ पे भी क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल या तो फिर टेट्राहेड्रल के हिसाब से आपको क्या एक डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ही होगी. तभी आपको दिया है ना, देखो वर्ड यहाँ पे कि लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल मतलब कौन सा वाला डाउन है उसके हिसाब से टू हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल दिया है वर्ड. यूनिट 9 में आएगा. ओके थ्योरी वैसे एक्चुअली हो चुकी है. तो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होगा. आई थिंक ये टॉपिक हो चुका है अपना. फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, then catalytic, then interstitial and then alloy formation. तो भाई बेसिकली देखें तो अपने इस चैप्टर में जो बोर्ड का था ना वो अपना खत्म हो चुका है. ओके फिर भी हम एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर देंगे किसकी, ये जो ऑक्साइड एंड ऑक्सो में आयन और पीछे जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स दिए हैं उसकी. ओके तो चलो थोड़ा बहुत बाकी रखेंगे, बाकी तो आज मैं थोड़ी थियरी आपको ले जाऊंगी. अब देखो ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पे रखने की अब जरूरत नहीं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको कभी नहीं पूछेंगे. दो इंपॉर्टेंट थियरीज थी उसमें से कैंसल्ड है, एक दूसरी रखी है. जो रखी है थी वो अपने था KMnO4 और जो नहीं है वो दैट इज अवर K2Cr2O7. तो K2Cr2O7 के लिए क्रोमाइट मिनरल चाहिए
उसको Na2CO3 और एयर पास करके उसको अगर हम हीट करेंगे देन वी आर गेटिंग Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट। और उसको अगर हम एसिडिफाई करेंगे जिससे क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर डजंट चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस बट Na2CrO4 इज कन्वर्टेड इनटू Na2Cr2O7, ये बन जाएगा। ओके नेक्स्ट। और उसके बाद फिर इसकी रिएक्शन हम जनरली KCl के साथ करते हैं where Na has greater attraction towards halogen than potassium. That's why Na and K are interchanged. तो देख लो Na और K दोनों interchange हो गए। That's it. So orange crystals of the K2Cr2O7 crystallize out and the chromates and the dichromates are interconvertible in aqueous solution. इन एक्वियस सॉल्यूशन। तो मतलब अभी मैंने समझाया कि अगर हम क्रोमेट आयन लेते हैं दैट इज CrO4 2-, वो कन्वर्ट हो रहा है Cr2O7, तो एसिडिक मीडिया में CrO4 2- will be converted into Cr3+, और बेसिक मीडिया में Cr2O7 2- is converted into CrO4। मतलब क्रोमेट डाइक्रोमेट में और डाइक्रोमेट क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके दैट विल बी मोर इजी। ओके तो और अब इसका यूज, अब देखो ये CrO4 2- है ना, ये येलो कलर का कंपाउंड है और ये कंपाउंड है ऑरेंज कलर का, ये तो पता होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके तो अगर आपको कोई सोल्यूशन एसिडिक या बेसिक दिया है तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपली उसमें एसिड ऐड कर दो। अगर येलो कलर का है वो ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब डाइक्रोमेट उसमें ऐड करके देख लो, जिससे क्या होगा कि आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि गिवन कंपाउंड इज एसिडिक और बेसिक। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो फिर उसके अंदर ऐसा करो डाइक्रोमेट डाल करके देखो, अगर बेसिक मीडिया होगा तो वो डायरेक्टली येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फॉर डिटेक्शन पर्पस दिस मेथड इज यूज्ड इन अ, देख लो वो pH चेंज, उसके हिसाब से वो कलर चेंज दिखाएगा। तो इसका देखो येलो कलर है और इसका ऑरेंज कलर। बस यही फंडामेंटल इसमें मेन था, बाकी जो दिया है नीचे वो सब रिएक्शन ध्यान में रखनी। तो उसके बाद ये अपना KMnO4 वाली थ्योरी, चलो ये तो है ही इंपॉर्टेंट, तो उसकी प्रिपरेशन, उसकी इक्वेशंस, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ये बहुत टफ है। ओके तो वो आपको लिख लिख के ही लर्न करनी होगी, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू लर्न। कोई भी आपको पूछ सकते हैं देख के कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो फिर कैसे, या कोई पर्टिकुलर रिएक्शन, एंड सल्फाइड आयन इज कन्वर्टेड इनटू सल्फर, C2O4 is converted into CO2। ओके तो एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल तीनों मीडियम में वो कन्वर्ट हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स चलो, तो फिर आज हमने चैप्टर 8 तो कंप्लीट कर दिया। चैप्टर 8 में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, F ब्लॉक एलिमेंट्स, वो एक्चुअली है नहीं, लेकिन उसका फंडामेंटल चलो थोड़ा बहुत देख लेते हैं आज। तो ऑलमोस्ट आज ही चैप्टर के, बस अब आपको क्या लिखना है जो अपने सिलेबस में है, वो तो आपको पॉइंट्स दिख के भी पता चल जाएगा, मैंने भेज दिया है आपको। गुजराती मीडियम का तो भेजा ना, उसमें पॉइंट्स तो लिखे हैं कि कौन कौन से 8 पॉइंट, 3 पॉइंट कौन कौन से कैंसल्ड है, कौन कौन से है। ओके फिर भी एक बार मैं देख लेता हूँ, चलो और बोल देता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। F block elements, तो F block elements की definition ये है, the elements in which the last electron of outermost orbit
enters into f orbital. ओके, अभी रिकॉर्डिंग में कहना रह गया 8.3, 8.2, 8.3.2, 3.3, 3.9, 3.10, 3.11 इतना आपको लर्न करना है। उसके बाद ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स उसमें जो मेन फंडामेंटल है ना वो मैं अभी करवा देता हूँ आपको, ओके, जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा एकेडमिकली, और फंडामेंटल जो भी होगा आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें टोटल 2 सीरीज है, 4F14 वाली, 5F14 वाली। इसका नाम है लेंथेनाइट सीरीज, इसका नाम है एक्टिनाइट सीरीज। ये जो लेंथेनाइट सीरीज है उसमें जो एलिमेंट्स है उनका नाम है लेंथेनॉन्स और लेंथेनॉइड्स, इनका नाम है एक्टिनॉइड्स। जो लेंथेनॉइड्स है उसमें एलिमेंट स्टार्ट होंगे सीरियम 58 टू ल्यूटेशियम 71, और यहाँ पे एक्टिनॉइड सीरीज में स्टार्ट होंगे एलिमेंट्स थोरियम 90 टू लॉरेंशियम 103। ओके, नेक्स्ट। तो देखो लेंथेनाइट, इसमें एलिमेंट्स दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनाइट्स की क्या होगी, 6s2 4f लेवल पे इलेक्ट्रॉन सेट होंगे, तो 4fn, n मींस 1 to 14। एटॉमिक और आयोनिक साइज चलो वो जनरली डिक्रीजिंग मैनर में है, सिर्फ CER PR दोनों की डिफरेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट कोई भी वैल्यू आपको लर्न नहीं करनी है, सो डोंट वरी। इसमें लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन दिया था वो आगे हो चुका है, और भी मैंने भी आपको समझा दिया है, उसमें भी आपको कुछ बस ध्यान नहीं रखना है। सिर्फ ये एक टेबल देख लो, लेंथेनॉइड्स, तो अगर उसकी एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, हेलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो LnX3, मतलब लेंथेनॉइड्स की चार्ज 3+। ओके, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो एलेनोइड्स ट्राइसन, हाइड्रोजन कार्बन के साथ कार्बाइड, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड, और सल्फर के साथ सल्फाइड, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड, तो दिया है और वही सामने वही लिखा है। ओके, उसके बाद एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स कहां से कहां, थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103। ओके, और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसमें मेन कौन सी है, 5Fn। ओके, सिर्फ एक ही डिफरेंस है वो देख लेना। आयोनिक रेडियस चलो वो भी एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से डिक्रीज होगी, जैसे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वैसे ही ऑक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन देख लो, लाइक करके लिखा है। चलो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट्स कोई भी वैल्यूज लर्न नहीं करनी है, ये कंपैरिजन आप एक बार लिख लेना। आई नो इट इज नॉट इन एग्जाम, लेकिन वो फिर जीनीट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर ये आप एक बार देख लेना। ओके, और पीछे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज दी है। आयरन एंड स्टील are the most important construction materials. Their production is based on the reduction of the iron oxides, the removal of the impurities, and the addition of carbon and alloy such as the chromium, manganese and nickel, जिससे आपको स्टील मिलेगा, पता है ना, आयरन में से ही बनता है वो। Some compounds are manufactured for the special purpose such as TiO, pigment industry में, MnO2 dry battery cells में, चैप्टर 3 में आ गया है। बैटरी इंडस्ट्री में जिंक भी यूज होता है, निकल कैडमियम यूज होता है, पता है ना, रिचार्जेबल सेल, पेंसिल सेल। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 11 आर स्टिल वर्दी being called coinage metals, although Ag and Au are the restricted to collection items, and the contemporary UK copper coins and are the copper coated steel, and the silver UK coins are CuNi alloy, बस यूजेस मेनली क्या है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट चलो ये एक बार देख लेना, TiCl4 और AlCH3 थ्राइस, इन दोनों का मिक्सचर उनका नाम है जिगलर नाटा, और वो पॉलीथीन में से, पॉलीथीन की प्रिपरेशन में से बहुत सारे प्रिपरेशंस है, ब्यूटाइल रबर, उसमें भी जिगलर नाटा यूज होता है। फिर टेफ्लॉन कोटिंग, अपने कार की जो विंडशील्ड होती है उसके ऊपर जो लेयर आता है ना, दैट इज आल्सो जिगलर नाटा कैटलिस्ट से वो बनता है। आयरन कैटलिस्ट आर यूज्ड इन देयर हेबर प्रोसेस, चलो चैप्टर 7। और निकल कैटलिस्ट एनेबल द हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट्स टू प्रोड्यूस, मतलब जो वेजिटेबल ऑयल में से वेजिटेबल घी बनता है ना,
उसके लिए निकल कैटलिस्ट रिक्वायर्ड। वेकर प्रोसेस में ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन टू इथेनॉल इज यूज्ड बाय PDCl2। याद रखना ये निकल कॉम्प्लेक्सेस आर यूजफुल इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइंस। पता है ना, रिडक्शन में निकल हम यूज करते ही थे, NiH2 याद होगा। एंड फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में सिल्वर AgBr यूज होगा। सिल्वर इज आल्सो DNF ब्लॉक एलिमेंट, उसमें सही है ये। ओके चलो भाई, तो इसके साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। भाई किसी को कोई डाउट? जो करवाया उसमें कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। ओके देन, चलो तो भाई गुड बाय।